अक्सर जब हमारे काम नहीं बनते, तरक्की रुक जाती है या जीवन में संघर्ष बहुत बढ़ जाता है, तो हमारा सबसे पहला शक अपनी कुंडली के खराब ग्रहों पर जाता है। हाँ, ये बहुत आम बात है। हम तुरंत उपाय और पूजा पाठ की ओर भागते हैं, लेकिन क्या कभी हमने शांत दिमाग से सोचा है कि क्या वाकई ग्रह खराब है या ये सिर्फ हमारे आलस का नतीजा है? बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का केंद्रीय प्रश्न यही है, जो सीधे हमारे स्रोत एस.एन. पांडे के कुछ नोट्स से लिया गया है। समस्या ग्रहों में है या हमारे अपने आलस में? पांडे जी ज्योतिष को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं, जहां कर्म को ग्रहों से कहीं ज्यादा प्रधानता दी गई है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। और ये नजरिया कोई नई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये तो वैदिक ज्योतिष के मूल सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा। हाँ, जो इसे एक कर्म प्रधान शास्त्र मानता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार ग्रह केवल हमारे सामने अवसर या बाधाएं पैदा कर सकते हैं। एक तरह से मौसम का पूर्वानुमान है। मौसम का पूर्वानुमान? हाँ, लेकिन अंतिम परिणाम हमेशा हमारे प्रयासों और कर्मों पर ही निर्भर करता है। तो आज की बातचीत का मिशन यही समझना है कि कैसे हमारा आलस, हमारी टालमटोल की आदत ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को सक्रिय कर सकती है, जिसे हम गलती से ग्रह दोष समझ बैठते हैं। मतलब हम अनजाने में ही अपनी आदतों से अपने ग्रहों को खराब कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल अनजाने में। ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है। अब तक तो यही सुना था कि ग्रह हमें चलाते हैं, पर यह नजरिया कहता है कि हम भी ग्रहों की ऊर्जा को दिशा दे सकते हैं। सही बात है। मांडी जी के नोट्स में इस बात को समझाने के लिए कुछ बहुत सीधे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे शारीरिक आलस सीधे तौर पर मंगल यानी ऊर्जा के कारक ग्रह को खराब करता है, और काम को टालने की आदत, प्रोक्रास्टिनेशन जिसे कहते हैं। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन, वो शनि को कमजोर करती है, जिन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। ये दोनों बिंदु ज्योतिष के मूल सिद्धांत से जुड़े हैं। देखिए, शनि को कर्मफलदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारे हर कर्म का हिसाब रखते हैं। एक तरह के अकाउंटेंट। हाँ, कह सकते हैं। उनका मूल स्वभाव ही अनुशासन, मेहनत और समय का पालन करना है। जब हम काम को टालते हैं तो हम सीधे तौर पर शनि के मूल स्वभाव के विरुद्ध जा रहे होते हैं। हम एक तरह से सिस्टम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, और शनि को धोखे से सख्त नफरत है। और मंगल का आलस से क्या कनेक्शन है? ज्योतिष में मंगल को शरीर में रक्त, ऊर्जा, साहस और इच्छा शक्ति का कारक माना गया है। वो एक इंजन की तरह है। इंजन? हाँ, जब शरीर निष्क्रिय रहता है, कोई व्यायाम या मेहनत नहीं होती, तो मंगल की ऊर्जा कहीं जा नहीं पाती। वो ऊर्जा फिर नकारात्मक रूप ले लेती है, और या तो क्रोध, चिड़चिड़ेपन में बदल जाती है, या फिर अत्यधिक सुस्ती में। अच्छा, तो दोनों ही सूरतों में मंगल का अच्छा प्रभाव खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। इसे बेहतर समझने के लिए हमारे स्रोत में कुछ असल जिंदगी के उदाहरण भी हैं, जो शायद कई लोगों को अपने जैसे लगेंगे। चलिए रमेश का केस देखते हैं। ठीक है। रमेश पिछले 3 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहा है। उसका कहना है कि उसकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, इसीलिए बॉस उसे पसंद नहीं करते और उसका काम नहीं बन रहा। हाँ, ये एक बहुत आम धारणा है। 7.5 तो जैसे हर नाकामी का सबसे आसान बहाना बन गई है। बिल्कुल। लेकिन जब वास्तविकता की जांच की गई तो पांडे जी के नोट्स बताते हैं कि रमेश ऑफिस अक्सर देर से पहुंचता है, हाँ। मीटिंग्स के लिए तैयार नहीं होता और नई टेक्नोलॉजी या स्किल सीखने से साफ मना कर देता है। उसका तर्क है, इतने सालों से तो ऐसे ही काम चल रहा है। ओह। जब भी कोई डेडलाइन आती है तो काम पूरा करने के बजाय बहाने बनाता है। तो एक तरफ वो ग्रहों को दोष दे रहा है, दूसरी तरफ अपने काम में 100% नहीं दे रहा। अब देखिए, यहीं पर ज्योतिष का असली विश्लेषण काम आता है। 7.5 का असल मतलब है परीक्षा का समय। परीक्षा का समय? हाँ, शनि एक सख्त शिक्षक की तरह होते हैं, जो इस दौरान हमसे अतिरिक्त मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन की मांग करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि दबाव में आप बिखरते हैं या निखरते हैं। रमेश का आलस, उसकी टालमटोल की आदत, ये सब शनि को और अधिक क्रोधित कर रहा है। शांत करने के बजाय हाँ, वो उन सभी मूल्यों के खिलाफ जा रहा है जिनका शनि प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि अगर वो मेहनत करता तो 7.5 में भी उसका प्रमोशन हो सकता था? हो सकता था नहीं, बल्कि होने की संभावना कहीं ज्यादा थी। स्रोत के अनुसार अगर रमेश इसी समय में दोगुनी मेहनत करता, तो यही शनि उसे सफलता की उन ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता था जिसका उसने शायद सपना भी न देखा हो। वाह,
शनि जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन पहले वो आपकी पात्रता की परीक्षा लेते हैं। तो यहाँ ग्रह खराब नहीं, रमेश का रवैया खराब है। ये नजरिया तो साढ़े साती को देखने का पूरा तरीका ही बदल देता है। अच्छा, एक और उदाहरण सुनीता का है, जो शायद और भी ज्यादा आम है। बताइए। सुनीता को हमेशा थकान महसूस होती है और वो कोई भी काम शुरू करने का उत्साह नहीं जुटा पाती। उसे लगता है कि या तो उसका मंगल नीच का है या उस पर राहु की दृष्टि है। ये भी एक बहुत कॉमन बहाना है। मैं आलसी नहीं हूं, मेरा मंगल खराब है। ये कहना बहुत आसान लगता है। और वास्तविकता, नोट्स के मुताबिक सुनीता की दिनचर्या में कोई व्यायाम नहीं है। उसका खान पान पूरी तरह से अव्यवस्थित है और वो रात को 2-2:30 बजे तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करती है, जिससे उसकी नींद पूरी नहीं होती। तो सुबह थकान तो होगी ही, इसमें ग्रह क्या करेंगे? वही तो। यहाँ समस्या कुंडली में नहीं, लाइफस्टाइल में है। मंगल शरीर में ऊर्जा का प्रवाह है। जब आप शरीर को कोई शारीरिक काम नहीं देते तो ऊर्जा का स्रोत ही सूखने लगता है। सही बात है। स्रोत में साफ लिखा है कि अगर सुनीता सिर्फ 30 मिनट रोज टहलना या दौड़ना शुरू कर दे तो उसका तथाकथित नीच का मंगल भी उसे उच्च कोटि के परिणाम देने लगेगा। सिर्फ 30 मिनट से? हाँ, क्योंकि तब मंगल की ऊर्जा को एक सकारात्मक रास्ता मिल जाएगा। ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि कर्म से ग्रहों के प्रभाव को कैसे बदला जा सकता है। तो इन उदाहरणों से ये तो साफ है कि हमें अपनी धारणाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। चलिए, शनि की साढ़े साती से ही शुरू करते हैं। क्या ये वाकई विनाश का समय है या फिर ये निर्माण का समय है? पंडित जी के नोट्स में इस मिथक और सच को बहुत अच्छे से समझाया गया है। शनि एक न्यायाधीश और एक शिक्षक हैं, जल्लाद नहीं। शिक्षक? हाँ, साढ़े साती असल में आपके पिछले कर्मों का रिपोर्ट कार्ड है। अगर किसी ने काम चोरी की है, शॉर्टकट अपनाए हैं, तो साढ़े साती में शनि उसका ब्याज सहित हिसाब देते हैं। अच्छा, मतलब ये कोर्स करेक्शन का समय है। बिल्कुल सही शब्द है। ये एक कोर्स करेक्शन है। लेकिन एक मिनट, अगर साढ़े साती मेहनती लोगों के लिए स्वर्णकाल हो सकती है, तो फिर भी इतने सारे सफल और मेहनती लोग इससे डरते क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसका कारण मनोवैज्ञानिक है। साढ़े साती आपसे आपकी कंफर्ट जोन छीन लेती है या आपको उन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करती है जिन्हें आप टालते आ रहे हैं। मेहनती इंसान के लिए भी ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो इस चुनौती को स्वीकार करता है उसके लिए साढ़े साती जीवन का स्वर्णकाल यानी गोल्डन पीरियड साबित हो सकती है। क्योंकि शनि तपाकर सोना बनाते हैं। टपाकर सोना बनाते? इसलिए साढ़े साती में डरने के बजाय अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार करनी चाहिए। शनि परिपक्वता यानी मैच्योरिटी मांगते हैं, डर नहीं। वाह! तो ये विनाश नहीं बल्कि परिपक्वता का समय है। अब बात करते हैं मंगल दोष की। आम धारणा तो यही है कि रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन स्रोत के अनुसार इसका सच है ऊर्जा का विस्फोट। नोट्स में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है कि मांगलिक व्यक्ति के इंजन में एक टर्बोचार्जर लगा होता है। यह उपमा बिल्कुल सटीक है। मांगलिक होने का मतलब है कि आपके अंदर सामान्य से कहीं ज्यादा शारीरिक और मानसिक ऊर्जा है। एक सुपर पावर की तरह? हाँ, एक सुपर पावर। अब सोचिए, अगर इस अतिरिक्त ऊर्जा को कोई दिशा नहीं दी जाती, जैसे करियर या खेल में नहीं लगाया जाता, तो वो ऊर्जा अंदर ही अंदर उबलती है और फिर घर में निकलती है। हाँ, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन और जीवन साथी से झगड़ा। ये कोई ग्रह दोष नहीं है, ये अनियंत्रित ऊर्जा है, अनमैनेज्ड एनर्जी। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी के पास एक स्पोर्ट्स कार हो, लेकिन वो उसे शहर के ट्रैफिक में चला रहा हो। सारी शक्ति बस फ्रस्ट्रेशन में ही निकलेगी। बिल्कुल सही एनालॉग है। समाधान बहुत सरल है। अगर मांगलिक व्यक्ति अपनी इस ऊर्जा को अपने काम में लगा दे, जिम में लगा दे, तो घर में झगड़े अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो ये दोष नहीं, एक शक्ति है। एक शक्ति है जिसे सही दिशा देने की जरूरत है बस। और अंत में राहु की दशा। इसकी आम धारणा तो और भी डरावनी है, भ्रम और बर्बादी। लेकिन स्रोत के अनुसार इसका सच है अकल्पनीय सफलता। ये तो बिल्कुल उल्टा है। राहु जुनून यानी ऑब्सेशन और आउट ऑफ द बॉक्स सोच का ग्रह है। ये दो धारी तलवार की तरह है। दो धारी तलवार? हाँ, अगर किसी व्यक्ति के पास जीवन में कोई ठोस लक्ष्य नहीं है तो राहु उसे सोशल मीडिया की लत, आलस, ख्याली पुलाव पकाने में फंसा देगा। वो भ्रम में जीता रहेगा। लेकिन अगर लक्ष्य है तो? लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पागलपन की हद तक समर्पित है, राहु उसे रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। आज के दौर में इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, शेयर मार्केट, इन सब में जो तुरंत सफलताएं हैं, उनके पीछे राहु की ही ऊर्जा होती है।
स्रोत में राहु के लिए भी एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है कि राहु धुएं जैसा है। हाँ, और ये बहुत गहरी बात है। अगर आप हवा यानी अपने कर्मों का रुख सही रखेंगे तो ये धुआं आपको ऊपर उठाएगा, आपको प्रसिद्धि दिलाएगा। लेकिन अगर दिशाहीन रहे तो यही धुआं आपका दम घोट देगा। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? कोई श्रोता जो अभी अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, वो ये कैसे पता लगाए कि समस्या वाकई ग्रहों की है या उसके अपने कर्मों की? इसके लिए स्रोत में 3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल दिए गए, जो एक तरह का लिटमस टेस्ट है। चित्र में जहां मुझे समस्या आ रही है, अपना 100% दे रहा हूं? अगर इसका जवाब नहीं है तो ये आलस है, ग्रह दोष नहीं। ये सबसे बुनियादी सवाल है। अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे तो परिणाम की उम्मीद क्यों करते हैं? शनि मेहनत का फल देते हैं, आलस का नहीं। क्या मैं वही गलती बार बार कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है, तो ये बुद्धिमानी की कमी है, ग्रह दोष नहीं। ये सवाल बृहस्पति यानी गुरु ग्रह से जुड़ा है। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं तो आप अपने गुरु को कमजोर कर रहे हैं। इसमें ग्रहों का क्या दोष? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सब कुछ सही करने के बाद भी, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के बाद भी बिल्कुल अंतिम क्षण में मेरा काम बिगड़ जाता है? हाँ। अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये ग्रह बाधा हो सकती है। इन सवालों का महत्व ये है कि ये किसी को भी एक व्यावहारिक तरीका देते हैं ये समझने का कि समस्या बाहरी है या आंतरिक। बिल्कुल। केवल तीसरी स्थिति ही ऐसी है जहां शायद किसी ज्योतिषीय उपाय की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन 90% मामलों में जवाब पहले 2 सवालों में ही मिल जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का मुख्य संदेश यही है कि ज्योतिष एक नक्शा है और जीवन एक गाड़ी। अगर आप गाड़ी चलाएंगे ही नहीं, यानी कर्म ही नहीं करेंगे, तो नक्शा किसी काम का नहीं है। सही बात। स्रोत में कुछ बहुत ही व्यावहारिक उपाय भी दिए गए हैं, जैसे शनि को ठीक करने के लिए टालमटोल बंद करें, मंगल के लिए शारीरिक व्यायाम करें और गुरु के लिए अपनी गलतियों से सीखें। आखिर में एक ही बात याद रखनी चाहिए, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म के मैदान में पसीना बहाते हैं। बिल्कुल सही। और इस चर्चा को समाप्त करने के लिए पांडे जी के नोट्स में दी गई सबसे शक्तिशाली उपमा का इस्तेमाल करना चाहूंगी। जी, ज्योतिष ये बताता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन छाता लेके निकलना है या भीगना है, ये पूरी तरह आप पर यानी आपके कर्म पर निर्भर करता है। ग्रह सिर्फ मौसम का पूर्वानुमान दे सकते हैं। और उस मौसम का सामना कैसे करना है, ये हमारा चुनाव है। हमारा चुनाव है। हमारा कर्म सिर्फ छाता नहीं, बल्कि वो तकनीक है जिससे हम उस मौसम को भी बदल सकते हैं। आलस से हम धूप में भी बादल ले आते हैं और मेहनत से 7:30 के तूफान में भी सूरज उगा सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। एक विचारोत्तेजक प्रश्न ये है, अगर हमारे कर्म ही ग्रहों की ऊर्जा को दिशा देते हैं, तो क्या हम केवल अपनी कुंडली के अधीन हैं या हम हर दिन अपने कर्मों से अपनी कुंडली को फिर से लिख रहे हैं?